नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लेनेट हिस्ट्री पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास 12 चैप्टर 9 पार्ट 4 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। पहले 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। तो पहले 3 पार्ट में हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। अब हम चौथे पार्ट पर पढ़ते हैं इस चैप्टर को, कैपिटल्स एंड द कोर्ट ऑफ द मुगल्स। अब जो कैपिटल सिटीज थी वे काफ़ी बार चेंज भी हुई थी और कुछ नई कैपिटल सिटीज भी बनी थी। वो कौन सी थी? हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी। ऑब्वियसली जैसे हर एक एम्पायर का हार्ट होती है उसकी कैपिटल, वैसे इनकी भी थी। कैपिटल सिटीज ऑफ मुगल्स फ्रिक्वेंटली शिफ्टेड ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरीज। जैसे कि बाबर ने लोधी कैपिटल आगरा पर कब्जा किया था और उसके 4 साल बाद दिल्ली अपनी राजधानी बना ली थी। और फिर उसके बाद अकबर ने जो कंस्ट्रक्ट किए थे उसमें से एक था फोर्ट ऑफ आगरा, जो 1560s में रेड स्टोन से बनवाया था। और 1570 में कैपिटल सिटी फतेहपुर सिकरी अकबर ने बनवाई थी, जो कि दिल्ली से अजमेर की तरफ जाते हुए मेन रोड की लोकेट के बीच के रास्ते पर थी। क्योंकि अजमेर में दरगाह थी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की और ये बहुत बड़े भक्त थे अकबर उनके, इसलिए उसके रास्ते में इन्होंने बनवाई थी आगरा में फतेहपुर सिकरी। और ये है फोर्ट ऑफ आगरा जो अकबर ने बनवाया था, लाल पत्थर का आगरा में किला है। और ये है फतेहपुर सिकरी का एक छोटा मैप सा। ये चीज़ें उसके अंदर है, ये चारों तरफ की दीवार है। अब क्या क्या है इसके अंदर? सलीम चिश्ती का एक टॉम भी है क्योंकि उसके भक्त थे ये हैं। कश्मीर सराय है, हिरन मीनार है, पंचमहल है, दीवाने आम, ये चीज़ें काफ़ी सारी जो आप आगे पढ़ेंगे क्या क्या होता है। दीवाने आम, दीवाने खास, मिंट, जोधाबाई पैलेस, सुल्तान्स अपार्टमेंट, ट्रेजरी, नौबत खाना, बरदारी बिरबल का घर है, मरियम हाउस है, स्टेबल्स अबुल फजल का घर है, टर्किश बाथ्स हैं, बाउली, टैंक, दफ्तर खाना, ऑक्टेगोनल बाउली, बरदारी और टॉम्ब एंड मस्जिद, ये सारी चीज़ें इस फतेहपुर सिकरी के अंदर हैं। और ये अलग अलग गेट है चारों तरफ, अजमेर गेट, ग्वालियर गेट वगैरह वगैरह। कौन सा गेट? मुगल एम्परर शेयर्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द सूफीज ऑफ चिश्ती सिलसिला। तो जो मुगल एम्परर थे सारे ही, उनमें सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशन इनके चिश्ती सिलसिला की सूफी लोगों के साथ थे। अकबर कंस्ट्रक्टेड व्हाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती नियर फ्राइडे मॉस्क्यू एट फतेहपुर सिकरी। ये भी हमने देखा था, पहले नंबर पे ही था फतेहपुर सिकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा। अकबर कमीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने एक ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया था लोगों को गुजरात में अपनी मुगल जीत को याद दिलाने के लिए, जो भी आए उसको पता चले कि भाई हमने गुजरात जीत लिया है। कैपिटल वो शिफ्टेड टू लाहौर। बीच में 1585 में अकबर ने लाहौर में अपनी दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, और ताकि वो नॉर्थ वेस्ट, जैसे हमने देखा था अकबर ने काबुल तक अपना राज कर लिया था, तो वहां से लोग उस जगह को सिक्योर रख सकें, इसके लिए लाहौर में चले गए थे और 13 साल तक वहीं बैठा रहा था उस चीज़ पर अपना कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि जैसे वहां पे दिल्ली आएगा वो फिर उसके हाथ से वो एरिया निकल जाएगा। अब आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां को भी बिल्डिंग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसने इसीलिए अपनी पावर, वेल्थ और प्रेस्टीज को दिखाने के लिए भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कि मुस्लिम रूलर्स काफ़ी करते थे। 1648 में जैसे शाहजहां ने शाहजहानाबाद, जो ओल्ड सिटी है, उसी जगह पे अपनी सिटी बनाई थी। कैपिटल शिफ्टेड टू शाहजहांबाद, न्यू एडिशन टू द ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी ऑफ दिल्ली। जो पुरानी दिल्ली है उसी को ही अच्छे से बना के वो शाहजहानाबाद बना दिया था, जिसके अंदर उसने रेड फोर्ट बनवाया। लाल किला आप दिल्ली का सभी जानते ही हैं, जामा मस्जिद भी जानते हैं, ये शाहजहां ने बनवाई थी। और चांदनी चौक के बाजार को भी अच्छे से करवाया था। पूरा डिज़ाइन स्पेशियस होम्स नोबिलिटी के काफ़ी सारे हैं शाहजहांबाद में थे। शाहजहां की नई सिटी काफ़ी अच्छा ग्रैंड मोनार्की विजन था फॉर्मल इस चीज़ का, जैसे कि ये देख सकते हैं। ये है यमुना रिवर और ये जो पूरा एक ट्रायंगुलर सा शेप है, ये पूरी शाहजहानाबाद है, जिसमें चांदनी चौक वेन्यू है, लाहौरी गेट है, दिल्ली स्टेशन है, ये फ्राइडे मॉस्क्यू जिसे जामा मस्जिद कहते हैं, और इधर लाल किला ये बनवाए थे इसके अंदर ही, कैंटनमेंट, दिल्ली गेट वगैरह वगैरह।
और देखने में शायद उस समय ऐसी लगती होगी। ये सलीमगढ़ फोर्ट है और इस तरफ यमुना नदी है और इसके अंदर ये चांदनी चौक बाग है, इधर इधर रेड फोर्ट है, सारी सारी चीजें देख लेना। अजमेरी गेट पहाड़गंज और ये जामा मस्जिद, अगर जो कोई नहीं गया हो कभी घूमने, जैसे मैं नहीं गई हूँ कभी जामा मस्जिद, और दिल्ली आज तक मैंने अभी तक दिल्ली की ही रहती हूँ लेकिन फिर भी मैंने दिल्ली का किला कभी नहीं देखा, लाल किला, बस टीवी में ही देखती हूँ। तो ऐसा दिखता है जो शाहजहां ने बनवाया था। मुगल एम्परर्स कोर्ट प्रोसीजर्स अफेक्टेड हिज स्टेटस एंड पावर। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कोर्ट ही मुगलों का कोर्ट ही काफी कुछ चीजों को बयां कर देता था। थ्रोन और तख्त वाज विजुअलाइज्ड एज एक्सिस मुंडी पिलर और पोल सपोर्टिंग द अर्थ। अब जैसे एक विजुअल, मतलब ऐसे तो अर्थ को कोई सपोर्ट करने वाला पिलर तो है नहीं गड़ा हुआ, एक बस विजुअल चीज है कि भाई जो अर्थ ऐसा टेढ़ी थोड़ी सी घूमी हुई है, उसी की तरफ ऐसे घूमती रहती है, तो भाई जो सेंटर है अर्थ का उसको माना जाता है एक्सिस मुंडी को। तो ये लोग मानते थे कि जो मुगल का थ्रोन है, अब कहीं भी कैपिटल शिफ्ट कर लेता है ऐसे, तो कहीं भी बोलता है कि यही इस एम्पायर को स्टेबल रखे हुए है, ये थ्रोन ही। तो ऐसा ही मतलब अर्थ को स्टेबल रखे हुए या थ्रोन को, समझ नहीं आई मेरे को। तो कैनोपी वाज अ सिंबल ऑफ किंगशिप, स्टेटस ऑफ कॉर्टिस वाज डिटरमाइंड बाय स्पेशियस प्रॉक्सिमिटी टू द किंग। अब जो जितना ज्यादा तख्त के पास बैठता था वो उतना ही ज्यादा उसका स्टेटस होता था कोर्ट में, कि मतलब जो राजा के तख्त के पास जितना ज्यादा उसकी कुर्सी होगी वो उतना स्टेटस में आएगा, और जो और पीछे चले जाते हैं वो और स्टेटस में थोड़े कम होते थे। वंस द एम्परर सेट ऑन द थ्रोन, जैसे ही राजा आकर अपने सेट भाई थ्रोन पर बैठ गया, उसके बाद किसी को भी चाहे कुछ भी इमरजेंसी हो लेकिन वो अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जा सकता है जब तक राजा अपना काम खत्म करके भाई दरबार से निकल ना ले। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसी वक्त सजा मिलती थी कड़ी। ठीक है, दरबार ए अखबारी। अब क्या दरबार में होता होगा, ये अबुल फजल ने एक डिस्क्राइब किया। जब भी महामहिम अकबर दरबार लगाते हैं तो एक विशाल ढोल पीटा जाता है और साथ साथ अल्लाह का गुणगान होता है। इस तरह सभी वर्गों के लोगों को सूचना मिल जाती है कि भाई दरबार लग गया, आ जाओ। महामहिम के पुत्र पौत्र दरबारी और वे सभी जिन्हें दरबार में प्रवेश की अनुमति थी हाजिर होते हैं और कॉर्निश कर अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। ख्याति प्राप्त विद्वज्जन तथा विशिष्ट कौशलों में निपुण व्यक्ति आदर व्यक्त करते हैं तथा न्याय अधिकारी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। महामहिम अपनी सामान्य अंतर्दृष्टि के आधार पर आदेश देते हैं और सभी मामलों को संतोषजनक ढंग से निपटाते हैं। इस पूरे समय के दौरान विभिन्न देशों से आए तलवारिये व पहलवान अपने को तैयार रखते हैं और महिला तथा पुरुष गायक अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। चतुर बाजीगर और मजाकिया कलाबाज भी अपने कौशल और दक्षता का प्रदर्शन करने को उत्सुक हैं। उनको रिवॉर्ड मिलते होंगे भी कुछ, इसलिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोशल कंट्रोल इन द मुगल कोर्ट। The fine etiquette was to be followed in the court with respect to the form of address, courtesies and speech etc. भाई बोलना कैसे है और सलाम कैसे करना है, उठना बैठना कैसे है, उसकी बिल्कुल सारे पक्के नियम थे, और जिसने ये ठीक नहीं किया उसको पनिश किया जाएगा उसी समय उसी जगह पर। जैसे कि आना है तो सल्यूट करना है ऑब्वियसली, सबसे पहले तो महाराज को, राजा को या मुगल एम्परर को, और उसके बाद बाकी भी अगर कोई बड़ा है तो उनको भी सल्यूट करना होता था। और जो सबसे जितना बड़ा ओहदे में है, मतलब जैसे सबसे बड़ा तो राजा है, तो उतना ही ज्यादा झुक कर उसको प्रणाम किया जाता है। जैसे कि फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन अलग अलग है, वो उसकी हायरार्की बताता है। भाई फॉर एग्जांपल डीप प्रोस्ट्रेशन इज सिंबल ऑफ हायर स्टेटस, मतलब जो बहुत बड़ा है इंसान, बहुत बड़ा है ओहदे में, उसको उतना ही ज्यादा झुक के करेंगे। जैसे कि सजदा, कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन, पूरा का पूरा भाई, ऐसे जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, जिसको जमी बोस भी कहते हैं या किसिंग की अर्थ, मतलब
बिल्कुल जमीन पर गया। डिप्लोमेटिक एनवाइज और जो राजदूत अगर कोई आया है तो उसको भी इन्हीं तरीके से ही आकर करना होगा। उनके अपने राज्य में अपनी जगह पर जो सल्यूट करने की तरीके हैं वो यहाँ पर नहीं चलते थे, मतलब नहीं मानते थे उनको, ये भाई हमारे यहाँ के तरीके हैं, भाई ऐसे सजदा करो या कॉर्निश करो, बस इसी तरीके से आपको करना होगा। जैसे एक आता है कॉर्निश भाई, जिसमें ऐसे करके आपने देखा होगा कि यूं करते हैं। दूसरा चार तस्लीम के भाई जमीन तक हाथ लेकर जाते हैं और 4 बार ऐसे करते हैं, 4 बार तस्लीम करते हैं, इसलिए उसको 4 तस्लीम कहा जाता है। 2 तरीके। It was expected from an ambassador presented to the Mughal emperor that he would greet the emperor in an acceptable form of greeting. और कोई एम्बेसडर आता है दूसरे देश का राजा का तो उसको भी ऐसे ही सल्यूट करना होता था। गोइंग डीपली, ये मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से जमीन बोस होना है, किसिंग द ग्राउंड, या फिर पर्शियन कस्टम, भाई अगर दूसरे देश के हैं तो पर्शियन कस्टम है जो ऐसे बिल्कुल हैंड फोल्ड करके खड़े हो जाते हैं झुक के, दैट मीन्स अपने हाथों को पूरी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, ऐसा फोल्ड कर लेने को एक तरीका होगा कि भाई हम पूरे तरीके से आपके सामने समर्पित है, ऐसा भाई फोल्ड कर ली हैंड हमने तो। हाउएवर थॉमस रॉय, भाई एक इंग्लिश एनवॉय आया था जेम्स वन का, थॉमस रॉय मुगल कोर्ट में आया था जहांगीर के समय पे, उसने लेकिन नहीं किया है मुगलों के सल्यूट करने के तरीके से। उन्होंने जो अपना कस्टम है यूरोपियन कस्टम के, बस सिर्फ ऐसे वो करना होता है राजा के सामने थोड़ा सा हल्का सा, बस इतना सही, उतने से ही करा, और उसको देखकर बाकी सब चकित रह गए कि भाई इसने तो हमारी तरीके से हमारे रूल को फॉलो नहीं किया। और दूसरा भाई जो राजदूत आते थे उनके लिए कुर्सियां नहीं होती थी, वो बस खड़े रहते थे और वैसे ही बात करते थे। उसने सीधा डिमांड कर ली कि भाई लाओ हमारे लिए कुर्सी दो, और बाकी सब शौक रह गए कि ये तो अपने ही रूल चला रहा है हमारे दरबार में आके। डेली रूटीन एंड फेस्टिवल्स कनेक्टेड विद द मुगल कोर्ट। अब आते हैं भाई क्या क्या हमने जो पिक्चर्स में देखा है, क्या क्या ये मजे करते हैं, फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं। एम्परर अपना दिन शुरू करते हैं डिवोशन और प्रेयर के साथ सनराइज में, और अकबर ने जो प्रथा जुरू का दर्शन शुरू की थी उसके बाद बाकी लोग आने वाले राजाओं ने भी उसको फॉलो किया था कि भाई आके दर्शन देंगे। सबसे पहले उठने के बाद अपनी प्रेयर खत्म की, नहाए धोए प्रेयर खत्म की, और उसके बाद आम जनता को अपना दर्शन देंगे झरोखे से बाहर से। और लोग वहां पर मतलब घंटा कुछ आधा घंटा वहां पर खड़े रहते थे और लोगों को ऐसा जैसे अपने फ्रेंड्स को हाई करते हैं ऐसे ऐसा हाई कर रहे हैं सबको। एम्परर वॉक टू द पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस, उसके बाद वहां से दीवाने आम में, मतलब आम लोगों की जो दीवान है हुआ है, वहां पर चले जाते थे। भाई पब्लिक आ रही है ऑडियंस, और उनकी लोगों को उनको सुनना, उनके जवाब तलब, प्राइमरी बिजनेस है गवर्नमेंट के उनको करना। स्टेट ऑफिशियल्स है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई महाराज ऐसा हमें रिक्वेस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। एम्परर वॉज इन द दीवाने खास, उसके बाद दीवाने आम से बाद में दीवाने खास में जाते थे, जो खास जगह है, प्राइवेट ऑडियंस जहाँ पर अपने प्राइवेट चीजें गुफ्तगू करता था राजा, डिस्कस कॉन्फिडेंशियल मैटर्स। मिनिस्टर्स आते हैं अपनी पेटिशंस लेके दीवाने खास में, दीवाने खास में टैक्स ऑफिशियल्स आते हैं अकाउंट्स को लेके, आर्टिस्ट आते थे जो उनके पर्सनल और पहुंचे आर्टिस्ट हैं जो, वो आते हैं अपना काम लेके कि महाराज ये हो गया और ये रह गया है। बिल्डिंग प्लान ऑफ आर्किटेक्ट्स जो लेकर वहां पर दीवाने खास में चर्चा होती थी। एम्परर जो बिल्डिंग्स बनवाते थे उनके आर्किटेक्ट्स वहां पर चर्चा करते थे। स्पेशल ओकेजन सच एज एनिवर्सरी ऑफ एक्सेशन टू द थ्रोन एंड शिप द बारात होली इन कोर्ट वाज फुल ऑफ। और जब भी कोई त्योहार होता था तो कोर्ट पूरा का पूरा जगमगा उठता था। जैसे शब बारात फुल मून नाइट होता है, ये हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 8वां महीने में, सेलिब्रेटेड विद प्रेयर्स एंड फायरवर्क्स इन सब कॉन्टिनेंट। ये भाई इस रात को माना जाता है मुसलमान के आने वाला साल हमारा अभी निश्चित होगा इस शब बारात इस दिन कि आने वाले साल में क्या क्या होने वाला है, भविष्यवाणियां, और जो पिछले पाप किए थे उनसे अल्लाह से रिक्वेस्ट करो तो उनको माफ कर देंगे। ऐसा होती है शब बारात कुछ, ठीक है। मुगल रूलर्स सेलिब्रेटेड 3 फेस्टिवल्स अ ईयर, और मुगल जो रूल थे वो पर्सनली 3
चीज़ों को मनाते थे, सोलर और लूनर उनके जो बर्थडेज है उनको, और नौरोज को। किंग वॉज वेड अगेंस्ट द कमोडिटीज ऑन हिज बर्थडेज, और अपनी जब ये जन्मदिन होता है राजाओं का तो अपने आप को ये वेट करवाते हैं कमोडिटीज में, और उसको फिर बाद में दान कर देते हैं जनता में। परफ्यूम कैंडल्स लगती हैं पूरे पैलेस में, कलरफुल हैंगिंग्स होती हैं और बहुत सुंदर बन जाता है पूरा का पूरा। एम्परर्स उस वक्त जो अपने हाईएस्ट सराउंडिंग टाइटल्स हैं उनको गुंजायमान करवाते हैं सब जगह, भाई कि ये जैसे जहांगीर हैं और आलमगीर हैं और वगैरह वगैरह उनको बोलते हैं। अब एक ये पेंटिंग है, बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम एट फतेहपुर सिकरी, पेंटेड बाय रामदास। ये रामदास पेंटर ने बनाई है, अकबरनामा में है। प्रिंस सलीम का बर्थ है और सब लोग गा बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, और इनमें से सब लोग मजे कर रहे हैं, खूब पार्टी उड़ा रहे हैं। जेवेल्ड थ्रोन, आगरा महल के सार्वजनिक सभा भवन में रखे शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन के बारे में बादशाहनामा में लिखा है। शाहजहां के पास रत्न जड़ित सिंहासन था, एक तख्त ए मुरस्सा जिसे कहते हैं वो। और बादशाह नामा में इसके बारे में क्या लिखा है भाई, सिंहासन की भव्य संरचना में एक छतरी है जो 12 कोणीय स्तंभों पर टिकी हुई है। इसकी ऊंचाई सीढ़ियों से गुंबद तक 5 क्यूबिट लगभग 10 फुट है। गजब। अपने राज्यारोहण के समय महामहिम ने यह आदेश दिया कि 86 लाख रुपए के रत्न तथा बहुमूल्य पत्थर, ओ बाप रे, और 1 लाख तोला सोना जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। मतलब गजब यार, उस टाइम के हिसाब से 14 लाख मतलब फिर कितने होंगे हैं, से इसे सजाया जाना चाहिए। ये तो बहुत मजे हैं यार। सिंहासन की साज सज्जा में 7 वर्ष लग गए, ओ गजब। इसकी सजावट में प्रयुक्त हुए बहुमूल्य पत्थरों में रूबी था जिसकी कीमत 1 लाख रुपए थी, और जिसे शाह अब्बास सफावी ने दिवंगत बादशाह जहांगीर को भेजा था। इस रूबी पर महान बादशाह तैमूर साहिब ए किरान, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उलूग बेग और शाह अब्बास के साथ साथ अकबर, जहांगीर और स्वयं महामहिम के नाम अंकित थे। ओ, ये और कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हैं। शाहजहां ऑनरिंग प्रिंस औरंगजेब एट आगरा बिफोर हिज वेडिंग, पेंटेड बाय पयाग इन बादशाहनामा। अब ये औरंगजेब का शादी है और उसकी शादी से पहले उसको शाहजहां मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रिंस खुर्रम being weighed in precious metals in a ceremony called जश्न ए वजन और तोला दान from जहांगीर मेमोयर्स। अब ये जहांगीर की ने जो जहांगीरनामा लिखा है उसमें खुर्रम मतलब खुद ही जहांगीर का नाम था खुर्रम, प्रिंस खुर्रम, तो उसमें उसको वेट किया जा रहा है, तोला जा रहा है, तुलादान। ये दारा शिकोह औरंगजेब का भाई था, दारा शिकोह, जिसको औरंगजेब की जगह शाहजहां ने बनाना था राजा, लेकिन दारा शिकोह को मारकर औरंगजेब बन गया राजा और अपने बाप को भी कैद कर दिया। तो ये दारा शिकोह की वेडिंग थी। और औरंगजेब दारा शिकोह को पसंद इसलिए नहीं करता था कि वो और ज्यादा लिबरल था, मतलब अकबर से भी महान। अगर वो राजा बना होता तो शायद आज हम दारा महान, दारा शिकोह महान कुछ पढ़ रहे होते, क्योंकि वो औरंगजेब का भी से भी वो था, बहुत ज्यादा लिबरल थॉट रखते थे इस बारे में बहुत। और औरंगजेब को ये पसंद नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा कट्टर था इन चीजों में। तो वो चाहता था कि जो राज्य है वो मुस्लिम या उलेमाओं के या शरिया के हिसाब से ही चलना चाहिए। लेकिन दारा शिकोह काफी, जितना मैंने पढ़ा है, अच्छे थे। तो ये उसकी वेडिंग हो रही है, ये पेंटिंग है दारा शिकोह की, और सब लोग नाच गा रहे हैं। खैर देखो, इसमें किसी ने भी ना, औरतों ने भी और आदमियों ने भी, कोई मुस्लिम जो आज अभी ट्रेडिशन में चल रहे हैं अभी, जैसे कि भाई कोई बुर्का पहना है या फिर कवर किया है या मूछें दाढ़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इंडियन उसके हिसाब से ही है। बहुत बाद में मेरे ख्याल से ये जो तरीके हुए ना पर्टिकुलर कि भाई जो मुसलमान है वो तो ऐसे ही पहनेंगे, ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही पिएंगे, ये बहुत बाद में हुआ है, जबरदस्ती हुआ है।
Titles and gifts. The Mughal adopted grand titles at the time of coronation or victory in the war. These titles were mentioned on the Mughal coins. अब ये जो टाइटल और गिफ्ट दिए जाते थे मुगल जो राजा खुद भी अपना अडॉप्ट करते थे और अपने नोबल्स को भी उनको अच्छे से और शाबाशी देने के लिए देते थे। अ मैन इज सेंट इन कोर्ट की, और जिसके पास जितने ज्यादा टाइटल्स होंगे उसको ज्यादा और अच्छा माना जाएगा, भाई उसकी हिरारकी और ज्यादा होगी, ओहदे में और ऊपर होगा। तो जैसे टाइटल असफ खां उन हाईएस्ट मिनिस्टर्स को दिया जाता था, क्योंकि असफ खां जो था वो प्रोफेट किंग सुलेमान का एक बहुत ही अच्छा मिनिस्टर था, तो वो टाइटल मिनिस्टर्स को दिया जाता था, टाइटल असफ खां। टाइटल ऑफ मिर्जा राजा, तो मिर्जा राजा ये औरंगजेब ने अपने दो नोबल्स को दिया था जो हिंदू थे, जय सिंह और जसवंत सिंह। इसके वफादार थे औरंगजेब के, जिनकी मराठाओं के साथ लड़ाई हुई थी। द टाइटल्स कुड बी अर्नड और पेड फॉर। अच्छा, ये इसलिए भी ना, जो लड़ाई होती थी तो अपने साथ जो हिंदू या फिर दूसरे मतलब जो मुस्लिम नहीं थे उनके भाई टक्कर के कोई दिखते थे कि भाई अब जैसे औरंगजेब को दिखा इसके साथ हम टक्कर नहीं ले पाएंगे, हम लड़, जैसे सेम उसने भी सोचा था अकबर ने भी कि भाई टक्कर वाला कोई ऐसा आ जाता है जिसको हम जीत नहीं पा रहे हैं राज्य को, तो अपने ऐसे हिंदू ही लोगों को भेज देते थे उनके साथ लड़ने के लिए काफी बार। कि भाई जैसे औरंगजेब ने भेजा था मराठाओं के साथ कि मरेगा तो भी हिंदू मरेगा और नहीं मरेगा तो भी अपना तो कोई नुकसान नहीं है, हमको कोई दूसरा नोबल मिल जाएगा। तो इस औरंगजेब की तो सोच ऐसी थी, मैंने कुछ कहानियां पढ़ी है उसमें। तो द टाइटल्स कुड बी अर्नड और पेड फॉर। अब कुछ टाइटल्स अर्न भी किए जाते थे और कुछ के लिए रिश्वत भी होती थी, तो रिश्वतखोरी भी खूब बढ़ाई है इन्होंने। तो फॉर एग्जाम्पल मीर खान, जैसे मीर खान था कोई, तो उसने पे किया औरंगजेब को 1 लाख रुपए अपने टाइटल आमिर बनाने के लिए, आमिर खान बनाने के लिए, अपना नाम ए अपने नाम में लिखवाने के लिए। तो आमिर खान अपना टाइटल लेने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए रिश्वत दी थी। अदर अवार्ड्स इंक्लूडेड रोब ऑफ ऑनर। काफी अवार्ड ऐसे होते थे कि भाई जो राजा पहनता था ना, जैसे उसने सर्रापा पहना है या फिर टर्बन पहनी है, पटका पहना है, ज्वेलरी पहनी है, या फिर जो कपड़े पहने हैं वो सब टाइटल के या अवार्ड के रूप में भी दे देता था। काफी रेयर ओकेजन होता था जब लोटस ब्लॉसम विद सेट विद जेवल्स, जिसे पद्म मुरस्सा कहा जाता है, वो दिया जाता था बहुत ज्यादा किसी से खुश है तो। अ courtier while approaching the emperor he offered either a small sum of money, और सेम ऐसे अगर कोई नोबल है, कोई courtier है, राजा को जाएगा उसको मिलने तो खाली हाथ नहीं जाता था, तो उसको या तो नज्र पेश करेगा या पेशकश पेश करेगा। जैसे नज्र थोड़ा छोटा अमाउंट होगा मनी का, पेशकश काफी बहुत ज्यादा होगा, गिफ्ट्स में बहुत ज्यादा है। जैसे एक मुगल टर्बन है, गिफ्ट में की जाती थी तो उसके साथ ये बॉक्स में रख के की जाती थी, ऐसे ही नहीं। ये मुगल टर्बन बॉक्स है, कॉपर का लग रहा है मेरे को तो, आई थिंक। ऑफरिंग गिफ्ट्स वाज रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और जैसे भाई पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस है तो गिफ्ट को बहुत ही, सिर्फ ऐसा ही किसी को तोहफा दे दिया ये नहीं है, बहुत बड़ा साइन माना जाता था ऑनर और रिस्पेक्ट का, कि भाई जिसको ज्यादा बड़ा गिफ्ट मिल रहा है मतलब उसका ओहदा और भी ज्यादा बड़ा है, ऐसा ही सेम। एम्बेसडर परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ नेगोशिएटिंग ट्रीटीज एंड गिफ्ट्स एंड इम्पोर्टेंस। और सेम ऐसे अगर भाई कोई एम्बेसडर है, भाई आ रहा है राजा के दरबार में कोई ट्रीटी लेके या फिर कोई वो लेके, तो उसको भी काफी बड़े गिफ्ट देने पड़ते थे, क्योंकि ये इस रिलेशंस में काफी महत्व रखते थे। काफी बड़े बड़े हैवी हैवी गिफ्ट लाकर उसके पेशकश में देने पड़ते थे, पेशकश के रूप में। थॉमस रॉय जो आया था भाई जहांगीर के कोर्ट में, उसने असफ खान को एक गिफ्ट में अंगूठी दे दी, तो उसने नाराज होकर उसको वापस दे दी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ती थी और उसको लगा कि भाई मेरा स्टेटस इतना छोटा नहीं है ना कि मेरे को तुम छोटा गिफ्ट दोगे, क्योंकि वो खाली 600 रुपए की थी, इसलिए उसको वापस दे दिया। और थॉमस रॉय इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि भाई जैसा भी है मैंने तो गिफ्ट दिया था ना। वो सोच रहा होगा कि भाई मेरी भावना देखनी चाहिए ना, गिफ्ट का साइज थोड़ी देखना चाहिए, पर ये चलता नहीं है पॉलिटिक्स में है। उनको तो चाहिए अपने साइज के हिसाब से बड़ा गिफ्ट, अपने ओहदे के हिसाब से बड़ा गिफ्ट, है ना। तो ये वाला ओहदे वाला पार्ट यहीं पर खत्म करते हैं।
चौथा पार्ट, और 5वें पार्ट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो बुक है हिस्ट्री की उसको शुरू करेंगे, तीसरा पार्ट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, ये एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी लास्ट 5वें पार्ट में। तो इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, कैसे लगते हैं मेरी वीडियोस वो भी मुझे ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।